इस क्वेश्चन पे क्या बोला है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पे निम्नलिखित में से कौन सी गैस बाहर निकलती है। तो आप सभी लोग बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आप सभी लोग को पता होगा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस गैस के कारण होती है, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस पौधे लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉ ऑफ फ्लोटिंग का सिद्धांत किसने दिया था। तो लॉ ऑफ फ्लोटिंग का सिद्धांत किसने दिया था, आर्किमिडीज ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पदार्थ का वह केंद्र जहां उसका संपूर्ण भार प्रभावी होता है क्या कहलाता है। तो कौन सा केंद्र कहलाता है दोस्तों, वो कहलाता है गुरुत्व केंद्र कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिध्वनि निम्न में से ध्वनि तरंगों के कारण होती है। तो आपको बताना है कि जो प्रतिध्वनि होती है किसके कारण होती है। तो आपने रिफ्लेक्शन तो आपने पढ़ा होगा, रिफ्लेक्शन के कारण ही ध्वनि जो है तो प्रतिध्वनि में परिवर्तित होती है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। एक बार मैं आपको इस क्वेश्चन को फिर से समझा देता हूँ। क्वेश्चन पे बोल है कि प्रतिध्वनि ध्वनि के किसके कारण होती है। तो प्रतिध्वनि जो है ना ध्वनि तरंग के परिवर्तन के कारण होती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाट को प्रकट किया जाता है। तो वाट को किस में प्रकट किया जाता है, वाट को प्रकट किया जाता है किस में प्रकट किया जाता है, वोल्ट में प्रकट किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस माध्यम पे ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है। तो ध्वनि की गति सर्वाधिक किस में होती है, स्टील पे होती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे क्या बोला है, किसी लेंस का पावर 2 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर लिया है, तो इसके आंसर को आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। फिलहाल मैं आपको इसका सिर्फ आंसर बताऊंगा, इसके सॉल्यूशन को आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है ना। आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका सॉल्यूशन जरूर बताएंगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे क्या बोला है, तारों में ऊर्जा उत्पन्न होने का प्रमुख कारण क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो तारे होते हैं ना उसमें ऊर्जा उत्पन्न होने का प्रमुख कारण क्या होता है, हल्के नाविकों का संलयन होने के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्रुवीय अणु पे द्विध्रुव अघूर्ण क्या होता है। आपको बताना है कि जो अध्रुवीय अणु होते हैं उसमें द्विध्रुव अघूर्ण क्या होता है। तो क्या होता है, 0 होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ताप बढ़ने पर धातु के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो मैं आपको बता दूं, ताप बढ़ने पर धातु का प्रतिरोध जो है तो बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरसंचार पे प्रयुक्त तरंगे कौन सी हैं। आपको बताना है कि जो दूरसंचार होता है ना उसमें किस प्रकार के तरंगों का यूज किया जाता है। तो किस तरंगों का यूज किया जाता है, सूक्ष्म तरंगों का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समविभव पृष्ठ और विद्युत बल रेखाओं के बीच कितने अंश का कोण होता है। आपको बताना है कि समविभव पृष्ठ और विद्युत बल रेखाओं के बीच कितने अंश का कोण होता है। तो कितने अंश का कोण होता है, 90 डिग्री का कोण होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 मीटर प्रति सेकंड की दर से एक गतिशील कण की ऊर्जा कितनी है, 125 जूल है। तो आपको बताना है कि कण का द्रव्यमान कितना होगा। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे गतिशील कण की ऊर्जा बताई गई है, यानी कि यहाँ पे गतिज ऊर्जा बताई गई है। तो गतिज ऊर्जा क्या होता है, गतिज ऊर्जा ई बराबर होता है 1/2 mv² होता है। क्या होता है, 1/2 mv² होता है। ई की वैल्यू यहाँ पे कितनी बताई गई है, ई की वैल्यू यहाँ पे बताई गई 125, और यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे 1/2, ठीक है ना। एम की वैल्यू क्वेश्चन पे कितनी बताई गई है, क्वेश्चन पे नहीं बताई गई, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे एम। और यहाँ पे भी की वैल्यू कितनी बताई गई है, भी यानी कि वे कितना बताया गया है, 5 मीटर प्रति सेकंड। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, 5 का यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना। तो बस आप इसे सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 125, यहाँ पे आ जाएगा 1/2 m, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो आप इसे काट दीजिए, 25 से कम 25 और 25 पंचे 125। अब आपको क्या करना है, तिरिया गुणा कर देना है। तो m बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 किलोग्राम। कौन से ऑप्शन पे दिया है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। होपफुली आप सभी लोग समझ गए होंगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे क्या बोला है, यहाँ पे विद्युत चुंबकीय तरंगे बताई गई हैं, जैसे परावैंगनी तरंगे, सूक्ष्म तरंगे, एक्स किरणें और यहाँ पे रेडियो तरंगे बताई गई हैं,
जो कि एक विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। तो आपको यहाँ पे तरंग दैर्ध्य के अनुसार इन्हें आरोही क्रम पे व्यवस्थित करना है। तो बताइए यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए 3, 1, 2, 4 इसका आरोही क्रम रहेगा। यानी कि सबसे पहले क्या आ जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा एक्स किरणें, दूसरे नंबर पे क्या आएगा परावैंगनिक किरणें, और तीसरे नंबर पे क्या आएगा दोस्तों, तीसरे नंबर पे आएगा सूक्ष्म तरंगे, और चौथे नंबर पे क्या आ जाएगा रेडियो तरंगे यहाँ पे आ जाएगा, जो कि एक आरोही क्रम यहाँ पे रहेगा। आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको बताना कि माइका क्या होता है। तो माइका जो है ना ऊष्मा और विद्युत दोनों का कुचालक होता है। माइका क्या होता है, ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत धारा आई, आवेश Q और समय t के बीच क्या संबंध होता है। विद्युत धारा I, आवेश Q और समय t के बीच क्या संबंध होता है। तो Q बराबर क्या होता है, Q बराबर होता है I क्रॉस T होते हैं, यानी कि I इंटू T होते हैं। तो कौन से ऑप्शन पे दिया है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे क्या बोल रहे हैं, एक 100 वाट का बिजली का बल्ब 10 घंटे जलता है तो 5 रुपये विद्युत खाता है, ठीक है ना। तो आपको बताना है कि प्रति यूनिट की दर से विद्युत खर्च कितना होगा, आपको यहाँ पे ज्ञात करना है। तो चलिए दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है ना, तो यहाँ पे बल्ब कितने वाट का है, 100 वाट का है। कितने घंटे जलता है, 10 घंटे जलता है। और कितने पैसा आता है वहाँ पे, 5 रुपये यहाँ पे खर्च होता है। और इसकी बात आपको बताना है प्रति यूनिट की दर से विद्युत खर्च कितना होगा। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है ना, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, 1000 से भाग दे देना है। क्या करना है, 1000 से आपको यहाँ पे भाग दे देना है। तो जब आप इसे 1000 से भाग देंगे तो ये तीनों कट जाएंगे। तो यहाँ पे कितना रहेगा, यहाँ पे सिर्फ 5 रहेगा, यानी कि 5 रुपये इसका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है ना। आपको यहाँ पे 1000 का भाग सिर्फ देना होता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे क्या बोला है, रेडियो धर्मिता मापी जाती है। तो रेडियो धर्मिता किस में मापी जाती है, गीगर मूलर काउंटर पे मापी जाती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम धातु का संग्रह निम्न में से किस में डुबोकर किया जाता है। तो सोडियम धातु का संग्रह किस में किया जाता है, केरोसिन यानी कि मिट्टी के तेल पे किया जाता है। दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे क्या बोला है, लोहे की एक गेंद जिसका पृथ्वी पर भार कितना है, 10 किलोग्राम है, तो उसका अंतरिक्ष प्रभार कितना होगा। तो उसका अंतरिक्ष प्रभार कितना होगा, 0 किलोग्राम। कितना होगा, 0 किलोग्राम होगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों अब केमिस्ट्री के क्वेश्चन आ चुके हैं, तो चलिए केमिस्ट्री के क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। इन्हें आप सभी लोग को बहुत ही केयरफुली सॉल्व करना पड़ेगा। तो आपको बताना है कि समस्थानिक में किसकी संख्या समान होती है। आपको बताना है कि जो समस्थानिक होते हैं यानी कि आइसोटोप होते हैं, उस किसकी संख्या समान होती है। तो किसकी संख्या समान होती है, प्रोटॉन की संख्या समान होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा गैस का समीकरण, आपको बताना है कि आदर्श गैस का समीकरण क्या होता है। तो आदर्श गैस का समीकरण क्या होता है, PV बराबर nRT होता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपचायक पदार्थ होते हैं। तो अपचायक पदार्थ क्या होते हैं, तो अपचायक पदार्थ जो है ना, तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। अपचायक पदार्थ क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि CH3COCH3 इसका IUPAC नाम क्या होता है। तो आप सभी लोग मुझे बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों प्रोपेनॉन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा प्रकाश संश्लेषण पे ऑक्सीजन के साथ ओजोन भी बनाता है। तो आपको बताना है कि ऐसा पौधा जो ऑक्सीजन के साथ ओजोन भी बनाता है, तो कौन सा पौधा ऑक्सीजन के साथ ओजोन बनाता है। तो इसका आंसर रहेगा तुलसी। तुलसी का पौधा जो है ना, ऑक्सीजन के साथ ओजोन भी बनाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसोई गैस मिश्रण यानी कि जो LPG गैस होती है अपने, उसमें किसका किसका मिश्रण होता है। तो किसका किसका मिश्रण होता है, प्रोटेन एवं ब्यूटेन का मिश्रण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। तो कपास पौधे के बीज वाले भाग से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे क्या बोला है, अम्ल और क्षार के संबंध पे सही कथन है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो क्वेश्चन है ना, DEE के सभी एग्जाम पे पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन पे क्या बोला है, अम्ल और क्षार के संबंध पे सही कथन है। तो ऑप्शन नंबर 1 पे क्या बोला है, क्षार लाल लिटमस को
नीला करती हैं, ये बिल्कुल सही है। अम्ल नीले रस को लाल कर देते हैं, ये भी सही है। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और क्षार स्वाद पे कसैले होते हैं, तो ये भी यहाँ पे सही है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, यानी कि उपरोक्त सभी कथन यहाँ पे सही हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रवावस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन सी है? तो द्रवावस्था में कौन सी अधातु पाई जाती है? ब्रोमीन जो है तो द्रवावस्था में पाई जाती है। यदि क्वेश्चन में पूछ लेता कि द्रवावस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, तो उसका आंसर क्या रहता? पारा रहता। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी गैस निष्क्रिय गैस कहलाती है? आपको बताना है कि निम्न में से कौन सी गैस निष्क्रिय गैस कहलाती है। तो दोस्तों यहाँ पे निष्क्रिय गैस आया है ना, तो निष्क्रिय गैस को अपन क्या बोल देते हैं? अक्रिय गैस भी बोल देते हैं या फिर उत्कृष्ट गैस भी बोल देते हैं। तो यहाँ पे उत्कृष्ट गैस कौन सी है? आर्गन है। आर्गन यहाँ पे निष्क्रिय गैस कहलाएगी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। होपफुली आप सब लोग समझ गए होंगे। दोस्तों अब मैथ के क्वेश्चन आ चुके हैं, तो चलिए मैथ के क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो मैथ का पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे क्या बोला है? सबसे बड़ा 4 अंकीय संख्या जो कि एक पूर्ण घन है, वह कौन सा आपको यहाँ पे ज्ञात करना है। तो आप सभी लोग देखें और इसके आंसर को बताएं। आई होप आप सभी लोग इस क्वेश्चन के आंसर को सही दिए होंगे। तो इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या रहेगा? 9261। 9261 किसका घनमूल होता है दोस्तों? आप सभी लोग बताएं। तो ये होता है 21 का, यानी कि 9261 यहाँ पे 4 अंकों की एक संख्या है जो कि पूर्ण घन है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 0.0000216 का घनमूल क्या होगा? आपको यहाँ पे ज्ञात करना है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है और इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? इसका आंसर आ जाएगा 0.06 आ जाएगा। कौन से ऑप्शन पे दिया है? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शहर की आबादी एक दशक पे, क्वेश्चन पे क्या बोला है? एक शहर की आबादी एक दशक पे कितनी हो जाती है? 1,75,000 से कितनी हो जाती है? 2,65,500 हो जाती है, ठीक है ना। एक शहर की आबादी 1,75,000 से 2,65,500 हो जाती है। तो आपको बताना है कि प्रतिवर्ष जनसंख्या की औसत वृद्धि कितनी हुई, आपको यहाँ पे ज्ञात करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। तो आपको बताना है कि सबसे पहले अपन यहाँ पे क्या ज्ञात करेंगे? 10 साल पे कितनी जनसंख्या वृद्धि हुई। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे 10 सालों में जनसंख्या वृद्धि। तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे? 10 सालों पे जनसंख्या वृद्धि। अपन यहाँ पे लिखेंगे ना 10 सालों पे जनसंख्या वृद्धि। तो आपको बताना है कि 10 साल पे यहाँ पे कितनी जनसंख्या वृद्धि हुई। तो बहुत ही अपन क्या करेंगे? 2,62,500 में से अपन क्या करेंगे? 1,75,000 इसको अपन घटा देंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 87,500 आ जाएगा। यानी कि 10 सालों पे वहाँ पे कितनी जनसंख्या वृद्धि हुई? 87,500 जनसंख्या वृद्धि हुई। अब अपन क्या करेंगे? 10 सालों में जो जनसंख्या वृद्धि हुई है ना, इसका अपन परसेंटेज निकालेंगे। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे? 10 सालों पे जनसंख्या वृद्धि का परसेंटेज अपन यहाँ पे निकाल लेंगे। तो कितनी जनसंख्या वहाँ पे बढ़ी थी? 87,500 जनसंख्या यहाँ पे बढ़ी थी। और प्रारंभ में कितने थे? प्रारंभ में थी 1,75,000 यहाँ पे प्रारंभ में जनसंख्या थी। अपन क्या निकालना है? परसेंटेज निकालना है ना। तो यहाँ पे 100 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गए, ठीक दोस्तों। यहाँ पे 1 जीरो और रहेगा, तो 1 जीरो से 1 जीरो ये भी कट जाएगा। अब आपको क्या करना है? 87,50 पे आपको क्या करना है? 175 का भाग दे देना है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 50% आ जाएगा। यानी कि 10 सालों पे जनसंख्या वृद्धि कितनी हुई? 50% हुई है। लेकिन दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे 10 सालों पे जनसंख्या वृद्धि कितनी हो रही है? 50% हो रही है। लेकिन क्वेश्चन पे क्या बोला? प्रत्येक वर्ष, यानी कि प्रति वर्ष, यानी कि 1 साल पे जनसंख्या वृद्धि कितनी होगी, क्वेश्चन पे ये पूछे है। तो 1 साल पे कितनी होगी? 1 साल पे होगी 50/10, यानी कि 5% की वृद्धि 1 साल पे होगी। कौन से ऑप्शन पे दिए हैं? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के आंसर को आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इस क्वेश्चन को मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर लिया है, ठीक है ना। इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पे आपको क्या ज्ञात करना है? साइन इनवर्स एक्स, क्या ज्ञात करना है? साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, इसकी वैल्यू को आपको फाइंड करना है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों? इसकी वैल्यू आ जाएगी π/2 आ जाएगी। दोस्तों यदि यहाँ पे इस तरह से लिखा रहता tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, यदि यहाँ पे पूछ लेता कि इसकी वैल्यू क्या होती, तो इसकी वैल्यू पे रहती π/2 रहती। यदि क्वेश्चन पे पूछ लेता कि सेक इनवर्स एक्स प्लस
कॉसिक इनवर्स एक्स, तो इसकी वैल्यू भी कितनी रहती है दोस्तों, π/2 रहती है। यानी कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना, तो हमेशा इसकी वैल्यू π/2 ही रहती है। तो आप सभी लोग को याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम पे पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसे आपको सभी लोग को स्वयं सॉल्व करना पड़ेगा। मैंने इस टाइप के क्वेश्चन को आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, तो इसके आंसर को आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यदि आपको नहीं समझ में आता ना, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे बताइएगा या फिर आप मेरे को टेलीग्राम पे भी बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है। एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पे बताया गया है 616 वर्ग सेंटीमीटर है। तो आपको क्या करना है, गोले का आयतन ज्ञात करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आप सभी लोग मुझे बताएं कि गोले का आयतन क्या होता है। सभी लोग बताएं मुझे। तो आप सभी लोग को पता होगा कि गोले का आयतन क्या होता है। गोले का आयतन होता है 4/3 πr³ होता है। ये गोले का आयतन होता है, ठीक है ना। क्वेश्चन पे क्या बोला है, किसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, किसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 616 है। यहाँ पे किसकी बात आई है, पृष्ठीय क्षेत्रफल की आई है। तो क्वेश्चन पे क्या बोला है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आया है, कितना आया है दोस्तों, 616 क्वेश्चन पे बताए गए हैं। कितना बताया गया, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर। लेकिन एक्चुअल पे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr² होता है। क्या होता है, 4πr² होता है, ठीक है ना। तो जब आप इन्हें सॉल्व करेंगे तो यहाँ से r की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, यहाँ से r की वैल्यू आ जाएगी 7 आ जाएगी, ठीक है ना। आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा, कैलकुलेशन वाला पार्ट है जिसे आप सभी लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से अपने को क्या प्राप्त होगा, यहाँ से अपने को प्राप्त होगा कि r की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 7 है। अब अपने को क्या ज्ञात करना है दोस्तों। अब दोस्तों क्वेश्चन पे क्या बोला है, गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। तो गोले का आयतन क्या होता है दोस्तों, गोले का आयतन होता है 4/3 πr³ होता है। और r की वैल्यू तो आपने फाइंड ही कर ली है, r की वैल्यू कितनी आई है, 7 आई है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे r की जगह 7 लिख देना है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आ जाएगा 4/3 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 यहाँ पे आ जाएगा। तो 1 7 से 1 7 ये कट जाएगा। और दोस्तों जब आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे ना, इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे और जब 3 का भाग देंगे ना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आ जाएगा 43/12 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है ना। कौन से ऑप्शन पे दिया है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इस तरह से दोस्तों इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे। फिर भी आपको किसी भी तरह का डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पे क्या बोला है, वह बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 134, 159, 184 में भाग देने पर प्रत्येक दशा पे 9 शेष बचे। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन NPCIL के एग्जाम पे पूछा गया है। तो चलिए इस टाइप के क्वेश्चन को एक बार सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला, 134 और यहाँ पे क्या बोला है, 59 बोला है। और यहाँ पे क्या बोला है, 184 यहाँ पे बोला है। प्रत्येक दशा में कितना बचता है, प्रत्येक दशा पे 9 शेष बचते हैं। तो अपन क्या करेंगे दोस्तों, सबसे यहाँ पे क्या करेंगे, 9 को घटा देंगे। तो अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 9 को घटा देते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 125, यहाँ पे कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 175। अब दोस्तों आपको क्या करना है, 125, 175 और 50 का HCF ले लेना है। क्या निकाल लेना है दोस्तों, HCF आपको यहाँ पे निकाल लेना है। जब भी क्वेश्चन पे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए बोले ना, तो वहाँ पे अपन हमेशा क्या करते हैं, HCF निकालते हैं। तो अपन को यहाँ पे किसका HCF निकालना है, 125, 50 और 175 का अपन को HCF निकालना है। तो यहाँ पे आप सभी लोग बताएं इसका HCF क्या आ जाएगा। तो दोस्तों जब भी HCF की बात आती है तो अपन क्या करते हैं, दो ऐसी संख्या लेते हैं जिनके बीच अंतर कम होता है। तो आप यहाँ पे देखें इनके बीच कौन सी संख्याओं पे अंतर कम है। तो अपन ले लेते हैं यहाँ पे 125 और 175। इनके बीच किसका अंतर है, इनके बीच दोस्तों कितने का डिफरेंस है, इनके बीच दोस्तों यहाँ पे 50 का डिफरेंस है। अब आप सभी लोग देखें ऑप्शन पे क्या 50 लिखा है, ऑप्शन पे 50 नहीं दिया हुआ है। और ये 50 किससे किसके मिलकर बना हुआ है दोस्तों, ये 50 जो है ना किससे किससे मिलकर बना हुआ है,
2 और 25 से मिलकर बना हुआ है। तो आपको चेक करना है क्या ऑप्शन पे 2 लिखा है, तो आप देखेंगे 2 नहीं लिखा है, क्या 25 लिखा है, 25G लिखा है। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या रहेगा, 25 यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। अब आप सभी लोग को क्या करना है, यदि आप चेक भी करना चाहते हैं, आपको क्या करना है, 25 से ये तीनों संख्याओं को भाग लेके देख देना है। जब भी आप 134 पे 25 का भाग देंगे तो 9 शेष बचेगा। 184 पे जब आप 9 का भाग देंगे तो भी दोस्तों यदि आप चेक भी करना चाहते हैं, जैसे मैंने ऑप्शन क्या बताया है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। यदि आप चेक करना चाहते हैं तो यदि आप 134 पे 25 का भाग देंगे तो कितना शेष आएगा, 9 आएगा। यदि आप 59 पे 25 का भाग देंगे तो कितना शेष आएगा, 25 आएगा। यदि इसी तरह से यदि आप 184 पे 25 का भाग देंगे तो 9 शेष आएगा, ठीक है ना। तो इतना आप सभी लोग को पता चल गया ना, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। इसी तरह से आपको भी सॉल्व करना पड़ेगा। आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे आपको क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन पे क्या बोला है, एक्स प्लस आई वाई 2 माइनस 3i बराबर 4 प्लस आई। तो आपको क्या करना है दोस्तों, इसे आपको सॉल्व कर लेना है और इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, वास्तविक भाग को अलग कर लेना है और अधिकल्पित भाग को अलग कर लेना है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है दोस्तों, आप इन्हें सॉल्व कर लेंगे। थोड़ा सा मैं आपको हिंट बता देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसका और इसका मल्टीप्लाई आपस में कर देना पड़ेगा। इसके बाद आपको तुलना कर देना पड़ेगा, यानी कि जिस पे आई है ना उसको अपन को अलग कर देना पड़ेगा और जिस पे आई नहीं है उसको आपस में अलग कर देना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे ही आप यहाँ पे इस तरह से करेंगे तो वहाँ पे आपको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। आई होप आप सभी लोग इसे कर लेंगे सॉल्व। यदि आपको नहीं समझ आता ना तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे क्या बोला है, 8, 15, 22 के प्रथम 20 पदों का योग ज्ञात करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन पे क्या बोला है, S20 की वैल्यू अपने को क्वेश्चन पे ज्ञात करना है, ठीक है ना। n की वैल्यू क्वेश्चन पे क्या बता दी गई है, 20 बता दी गई है। और यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, आप सभी लोग बताएं। तो a की वैल्यू यहाँ पे रहेगी 8 और यहाँ पे डिफरेंस कितने रहेगा दोस्तों, डिफरेंस यहाँ पे रहेगा, आप सभी लोग बताएं दोस्तों यहाँ पे डिफरेंस कितने का रहेगा, डिफरेंस यहाँ पे दोस्तों रहेगा 7 का। कैसे रहेगा, यदि अपन 22 से 15 को घटाएंगे तो 7 आएगा, या फिर अपन 15 में से 8 को घटाएंगे तो 7 आ जाएगा, ठीक है ना। और जब भी अपने को श्रेणी का योगफल करना होता है ना तो उसके लिए एक फार्मूला क्या होता है, फार्मूला रहता है n/2, जहाँ n की वैल्यू कितनी है दोस्तों 20 है। तो अपन क्या करेंगे n/2 यानी कि 20/2, ठीक है ना। और यहाँ पे अपन क्या करेंगे इंटू 2a, a की वैल्यू कितनी है 8 है, प्लस n यानी कि 20 माइनस 1 इंटू डी यानी कि डिफरेंस कितना है यहाँ पे 7 है। तो इस तरह से दोस्तों अपन लिख दिए ना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 10, यहाँ पे आ जाएगा 16 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 19 इंटू 7 आ जाएगा। इतना आ गया ना। अब आपको क्या करना, 19 सत्ते कितना होता है, 19 सत्ते होता है 133 होता है, ठीक ना। बहुत ईजी से कैलकुलेशन है, आप सभी लोग कर लेंगे। तो 133 और यहाँ पे कितना है 16 है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, 133 और 16 को आपस में जोड़ देना है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे मल्टीप्लाई पे तो 10 ही रहेगा और कोष्टक पे आ जाएगा 149 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या लिखा था, यहाँ पे लिखा था S20 लिखा था। तो S20 की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, यहाँ पे 1490, यानी कि 20 पदों का योगफल कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे 20 पदों का योगफल आ जाएगा 1490। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। होपफुली आप सभी लोग समझ गए होंगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे बोला है कि 10, 30, 90, 270 के तीसरे पद का मान यहाँ पे आपको ज्ञात करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन सबसे पहले आप सब लोग मुझे बताएं कि ये जो श्रेणी है ना, कौन सी श्रेणी है, समांतर श्रेणी है, ये गुणोत्तर श्रेणी है, या फिर हरात्मक श्रेणी है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये जो श्रेणी है ना, गुणोत्तर श्रेणी है। कैसे चेक करेंगे, यदि अपन 30 पे 10 की भाग देंगे तो यहाँ पे 3 आएगा, या फिर अपन 270 पे 90 का भाग देंगे तो 3 आएगा। यानी कि यहाँ पे सर्वानुपात कितना है दोस्तों, यहाँ पे सर्वानुपात यहाँ पे है 3। प्रथम पद यहाँ पे कितना है, प्रथम पद यहाँ पे है 10। अब क्वेश्चन पे क्या बोला है कि तीसरे पद का मान अपने को ज्ञात करना है, यानी कि क्वेश्चन पे क्या बोला है, अपने को तीसरे पद को अपने को ज्ञात करना है। तो यहाँ पे तीसरा पद क्या आ जाएगा, AR3 माइनस 1, यानी कि AR2 आ जाएगा। इतना आ जाएगा ना। पहले पद पे कितना था, यहाँ पे प्रथम पद कितना है 10 है,
और यहाँ पे आर की वैल्यू यहाँ पे कितनी बताई गई है, आर की वैल्यू यहाँ पे 3 बताई गई है और 3 का यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 9 × 10 बराबर 90 आ जाएगा। कौन से ऑप्शन पे दिया है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे आपको क्या करना है, इस रेखा की आपको प्रवणता ज्ञात करना है जो कि बहुत तेजी है। प्रवणता इसकी कितनी आ जाएगी, प्रवणता आ जाएगी -a/b यानी कि 4/3 इसकी प्रवणता आ जाएगी। ठीक है ना, इस तरह से आपको प्रवणता ज्ञात की जाती है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे 3 बिंदु दिए गए हैं, तो आपको बताना कि जो 3 बिंदु है ना किस प्रकार के बिंदु हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ये जो तीनों बिंदु है ना एक तरह से संरेख बिंदु हैं। और संरेखापन कैसे चेक करते हैं, सबसे पहले आपको एक सारणी खींचना पड़ेगा। सारणी पे आपको लिखना पड़ेगा x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 इस तरह से आपको लिख देना पड़ेगा। इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, x1 की जगह आपको 1, y1 की जगह आपको 1, इस तरह से आपको यहाँ पे पुट कर देना पड़ेगा। यदि इसका मान जो है तो 0 आता है तो बिंदु जो है तो यहाँ पे संरेख रहेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि द्विकोणों के वर्गों का योग कितना होता है। तो द्विकोणों के वर्गों का योग हमेशा 1 रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे आपको मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी इतना दिया गया है, तो आपको बताना है कि a क्रॉस बी का होल स्क्वायर प्लस a इंटू बी का होल स्क्वायर कितना होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी a स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगी मोड ऑफ बी स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर, ये आ जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे प्लस रहेगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा a स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा मोड ऑफ बी स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे आ जाएगा। इतना आ गया ना। अब आपको क्या करना है, a स्क्वायर बी स्क्वायर इनको आपस में कॉमन ले लेना है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा a स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा मोड ऑफ बी स्क्वायर और यहाँ पे कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। तो अब यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा मोड ऑफ a स्क्वायर और यहाँ पे बचेगा मोड ऑफ बी स्क्वायर। तो a का मान यहाँ पे कितना बताया गया, 2 बताया गया, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू यहाँ पे कितना बताया गया है, b की जगह यहाँ पे 3 बताया गया, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 और यहाँ पे आ जाएगा 9। तो 4 और 9 का आपस में गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। कौन से ऑप्शन पे दिया है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। बहुत ईजी क्वेश्चन था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे आपको ए बी सी की वैल्यू 0 बताई गई है, जहाँ पे मोड ऑफ ए कितना बताया गया है, 6 बताए गए हैं, मोड ऑफ बी 8 बताए गए हैं और मोड ऑफ सी यहाँ पे कितना बताया गया है, 10 बताया गया। तो आपको बताना है कि ए बी बी सी और सी ए कितना होगा। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन पे अपन क्या करते हैं, क्वेश्चन पे अपन यहाँ पे क्या लिख देते हैं, क्वेश्चन पे अपन लिख देते हैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा b स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा c स्क्वायर और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2ab bc ca। इस तरह से दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा। इतना आ जाएगा ना, इतना तो आप सभी लोग को पता ही होगा, जब आप इसे प्रसार करेंगे तो इतना आ जाएगा। मोड ऑफ ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी बताई गई है, 6 बताई गई, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 का स्क्वायर। मोड ऑफ बी की जगह अपन क्या लिखेंगे, 8 का स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे और सी की जगह अपन क्या लिखेंगे, प्लस 10 का स्क्वायर लिखेंगे। और अपन यहाँ पे क्या करेंगे 2a, यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे दोस्तों 2ab bc c, इस तरह से अपन लिख देंगे। और इसकी वैल्यू कितनी है दोस्तों क्वेश्चन पे, इसकी वैल्यू क्वेश्चन पे बताई गई 0, तो इसका यहाँ पे 0 का स्क्वायर होगा तो 0 ही आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे कितना आ जाएगा 0 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 36, यहाँ पे आ जाएगा 64, यहाँ पे 64 आएगा 64 और यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आ जाएगा 100 और यहाँ पे एज इट इज इसी तरह से लिखा रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पे क्या आ जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे 0 तो रहेगा ही, 36 और 64 को आप जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा और यहाँ पे 100 तो लिखा ही था और यहाँ पे क्या रहेगा 2ab bc और यहाँ पे क्या रहेगा ca तो रहेगा ही। अब दोस्तों आपको क्या करना है, आप 100 और 100 यहाँ पे क्या आ जाएंगे 200 हो जाएंगे, यहाँ पे क्या रहेगा 2ab bc और यहाँ पे क्या रहेगा ca तो रहेगी और यहाँ पे क्या है 0 है। इस तरह से दोस्तों इतना आपको समझ आ गया ना। अब आपको क्या करना है, 200 के यहाँ तरफ पक्षांतर करेंगे तो कितना आ जाएगा -200, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2ab प्लस bc प्लस
CA, इस तरह से आ जाएगा ना। अब आपको क्या करना है, 2 से इसे भाग दे देना है। तो जब आप इसे 2 से भाग देंगे ना तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, A इंटू बी यानी कि AB, BC और CA। इसकी वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी -100 आ जाएगी। ठीक है ना। तो आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे और क्वेश्चन पे यही पूछे हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा, -100। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पे क्या बोला है, एक बल्लेबाजी की 100 पारियों का औसत कितना है, 36 रन है, जबकि उसके एक स्कोर को गलती से 90 की जगह 40 लिख दिया गया। तो आपको बताना है कि गलती का प्रतिशत कितना हुआ, आपको यहाँ पे ज्ञात करना है। तो मैं आपको एक बार क्वेश्चन को फिर से समझा देता हूँ। यहाँ पे एक बल्लेबाज के बारे में बताया गया है जिसमें उसने 100 पारियों पे औसत कितने रन बनाए हैं, 36 रन बनाए गए हैं। लेकिन एक लिखने वाले ने क्या किया, उसके स्कोर को 90 की जगह कितना कर दिया, 40 कर दिया। तो आपको बताना है कि इसमें कितने % की गलती हुई। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन पे सबसे पहले लाइन पे क्या बताया गया है, एक बल्लेबाज की 100 पारियों का औसत कितने रन है, 36 रन है। यदि अपन टोटल स्कोर निकालते हैं, यहाँ पे इस औसत के बारे में बात की है, यदि अपन टोटल स्कोर निकालते हैं तो यहाँ पे टोटल स्कोर कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे टोटल स्कोर आ जाएगा 36 इंटू 100, यानी कि 100 पारियों पे वो कितने रन बना देता है, 3600 रन बना देता है। ठीक ना, इतना आपको समझ आ गया। अब इसके बाद क्वेश्चन पे क्या बोला है, जबकि उसके एक स्कोर को 90 की जगह क्या लिख दिया गया, 90 की जगह 40 लिख दिया गया। तो एक स्कोर पे क्या होता है, वो 90 रन बनाता है, लेकिन उसे गलती से क्या लिख दिया गया, 40 लिख दिया गया। तो यहाँ पे अंतर कितना आ जाता है, 90 की जगह अब जब अपन 40 लिख देते हैं तो यहाँ पे अंतर कितना आ जाता है, यहाँ पे अंतर आ जाता है 50 का। तो आपको बताना है कि यहाँ पे त्रुटि कितने % की। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे कितने की त्रुटि यहाँ पे हुई थी, 50 की हुई थी। 90 की जगह 40 लिखा तो यहाँ पे 50 ही त्रुटि हुई ना। तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, 50/3600 यहाँ पे अपन ये आ जाएगा। और अपन परसेंटेज निकाल लेना तो यहाँ पे % यानी कि 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गए और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 50/36। तो जब आप इन्हें सॉल्व करेंगे तो अपन क्या करते हैं, इसे 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। जब आप 25 पे 18 का भाग देंगे ना तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1.38% यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, 1.38 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहा, सॉरी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका राइट आंसर रहा। तो चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4:56 अपराह्न और 5:32 अपराह्न के बीच 1 घंटे का कौन सा भाग आपको यहाँ पे ज्ञात करना है। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, आई होप आप सब लोग इसे सॉल्व भी कर लेंगे। तो क्वेश्चन पे क्या बोला है, क्वेश्चन पे बोला है 4:56 अपराह्न यानी कि PM और 5:32 अपराह्न यानी कि PM यहाँ पे बताए गए हैं। तो आपको बताना है कि ये जो समय है 1 घंटे का कौन सा भाग आपको यहाँ पे ज्ञात करना है। तो दोस्तों जब भी टाइप का क्वेश्चन है ना तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको अंतर लेना है। आपको यहाँ पे क्या करना है, यदि अपन 5:32 से अपन क्या करते हैं 4:56 को घटा देते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, आप सभी लोग बताएं। तो दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा 36 मिनट। ठीक है ना, जब आप इसे घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 36 मिनट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 36 मिनट आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, ये 36 मिनट को बताना है कि ये घंटे का कितना भाग है। तो 36 मिनट 1 घंटे का कितने भाग होगा आपको बताना है। तो 36 मिनट 1 घंटे का कितना भाग होगा, अपन यहाँ पे क्या करेंगे 36 पे 60 का भाग दे देंगे। ठीक है ना, इस तरह से आपको समझ आ गया ना। 1 घंटे लिखा हुआ है और ये 36 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आपको बताना है ये इसका कितना भाग है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, अपन यहाँ 12 के भाग दे देंगे तो 12 × 36 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 12×5 60 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। होपफुली आप सभी लोग समझ गए होंगे। फिर भी आपको किसी भी तरह का डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 रेलगाड़ी एक दिशा पे 90 किलोमीटर प्रति घंटा और 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जा रही है। यदि तेज रेलगाड़ी धीमी रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को 36 सेकंड में पार कर जाती है तो तेज रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे 2 रेलगाड़ी एक ही दिशा पे जा रही है और जब रेलगाड़ी एक दिशा पे जाती है तो उनकी चाल आपस में घट जाती है। तो यहाँ पे 90 है और यहाँ पे 70 है तो इनकी चाल आपस में घट जाएगी। ठीक है ना, और ये एक दूसरे को कब पार करते हैं, 36 सेकंड पे पार कर लेती हैं। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इनकी चाल को आपस में घटा देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 90
-70 इस तरह से लिखेंगे ना। और ये एक व्यक्ति को कितने सेकंड में पार करती है? 36 सेकंड पे पार करती है। और आप यहाँ पे क्वेश्चन पे देख रहे होंगे ये सब किलोमीटर प्रति घंटे पे है, लेकिन जो आंसर दिए हैं ना मीटर प्रति सेकंड पे दिए गए, यानी कि मीटर पे दिए गए हैं। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, किलोमीटर प्रति घंटे को अपन क्या करेंगे, मीटर पे यहाँ पे कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है ना। मीटर प्रति सेकंड पे कन्वर्ट कर देंगे। इसके लिए अपन क्या करेंगे, 5/18 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 18 एकम 18, 18 दूनी 36 आ जाएगा। तो 5 × 2 बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे इंटू रहेगा। और यहाँ पे यदि अपन 90 में से 70 को घटा देंगे तो 20 आ जाएगा। तो 20 और 10 का आपस में गुणा होगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 200 मीटर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि इस क्वेश्चन पे क्या बोला है, ए और बी किसी काम को 15 और 10 दिन पे कर सकते हैं। ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया और 2 दिन बाद काम करना छोड़ दिया। तो आपको बताना है कि पूरा काम खत्म होने में कुल कितना टाइम लगेगा। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पे क्या बोला है, ए किसी काम को कितने दिन में करता है, 15 दिन में करता है। बी किसी काम को कितने दिन में करता है, 10 दिन पे करता है। तो आपको बताना है यहाँ पे टोटल काम कितना आ जाएगा। टोटल काम यानी कि यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 15 और 10 का 30 आ जाएगा, यानी कि 30 काम टोटल है, ठीक ना। तो ए 15 की रफ्तार से 30 काम को कितने दिन में पूरा करेगा, 2 दिन पे करेगा। और बी कितने दिन में करेगा, बी 3 दिन पे करेगा। यानी कि ए 1 दिन पे कितना काम करेगा, 2, और बी किसी काम को 3 दिन पे करेगा। इतना आप सभी लोग को समझ आ गया ना। अब क्वेश्चन पे क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन पे बोल रहे हैं कि ए और बी ने मिलकर काम करना शुरू किया, यानी कि ए और बी ने मिलकर काम करना शुरू किया। लेकिन इसके बाद क्या होता है, बी 2 दिन बाद काम करना छोड़ देता है। बी क्या करता है, बी जो है तो 2 दिन बाद काम करना छोड़ देता है। 1 दिन पे कितना काम करता है, 1 दिन पे 3 काम करता है और 2 दिन बाद काम करना छोड़ देता है, यानी कि 6 काम को करके जाता है, 6 काम को वो करके जाता है। तो यहाँ पे कितना शेष काम बचेगा, यदि अपन 30 में से 6 काम को घटा देंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 24 काम। और इस 24 काम को कौन पूरा करेगा, इस 24 काम को पूरा करेगा ए, ठीक है ना। इस 24 काम को कौन पूरा करेगा, इस 24 काम को पूरा करेगा ए। 1 दिन पे कितना काम करता है, ए 1 दिन पे काम करता है 2, ठीक है ना, 2 काम करता है। तो 24 काम को कितने पूरे दिन में पूरा करेगा, 12 दिन पे करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। होपफुली आप सब लोग समझ गए होंगे। फिर भी आपको किसी भी तरह का डाउट है ना तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है।